इस वीडियो में हम जैव क्रम वाले पाठ का रिवीजन करने वाले हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, जैव क्रम कहलाता है। जैव क्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन होता है। जिसमें हम अब समझेंगे पोषण की परिभाषा। आखिरकार पोषण किसे कहते हैं? तो खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व की प्राप्ति को पोषण कहते हैं। अगर हम श्वसन की बात करें तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना, और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अगर परिवहन की बात करें तो शरीर में पोषक तत्वों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। अगर उत्सर्जन की बात करें तो शरीर में हानिकारक पदार्थों को, जैसे यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं खाद्य पदार्थ क्या है। तो खाद्य पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, और खाद्य पदार्थ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे फल, दूध, घी, मक्खन, पनीर आदि। अगर आगे बात करें पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व वे पदार्थ जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इन सभी तत्वों को हम पोषक तत्व की संज्ञा देते हैं। यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोषण, आखिरकार पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण समझेंगे हम। खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व की प्राप्ति को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषम पोषी पोषण की बात करें तो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी जीव जंतु आते हैं, जो अपना भोजन दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं। अगर मृत जीवी जीवों की बात करें तो ऐसे जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवी जीव जंतु कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, फंगस आदि। अगर परजीवी पोषण की बात करें तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं परजीवी जीव कहलाते हैं, जैसे फीता कृमि, अमरबेल आदि। प्राणी संभोजी की बात करें तो ऐसे जीव जंतु जिसमें जीवन होता है और अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे मनुष्य, अमीबा, जानवर, पक्षी आदि। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण की। ऐसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और इस अभिक्रिया के माध्यम से क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल आदि का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आगे बात करें तो आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे किस प्रकार अपना भोजन बना रहे हैं। पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो वायुमंडल में प्रकाश और क्लोरोफिल आदि की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन बनता है। आप इस पा रहे होंगे एक खुला बंध है, दूसरा बंद रंध्र है। पेड़ पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जिसका प्रमुख कार्य गैसों का आदान प्रदान तथा बाष्पोत्सर्जन में मदद करना होता है। बाष्पोत्सर्जन में जल की हानि होती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको इस प्रकार की भाषा लिख देनी है, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए उन्हें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल आदि की आवश्यकता होती है। कार्यविधि लिखेंगे। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है, रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में तथा जल छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार पत्ती में भोजन का निर्माण हो जाता है, जिसे जाइलम
फ्लोएम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधों की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। जाइलम ऊतक का कार्य लिखेंगे अब। यह पेड़ पौधों में खनिज लवण का परिवहन व स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम ऊतक का कार्य पेड़ पौधों की पत्तियों में बने भोजन का परिवहन तथा स्थानांतरण करना होता है। और नीचे हम एक लाइन लिख देंगे, इस प्रकार पेड़ पौधों में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन नीचे चित्रों के माध्यम से परपोषी जीव जंतुओं के बारे में वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं एक जुआ है, यह एक केंचुआ है, फीता कृमि भी कह सकते हैं आप। ये सभी पेड़ पौधे या जीव जंतु परपोषी जीव जंतु कहलाते हैं। और डायग्राम में देख लेते हैं, इसको हम कवक कहते हैं, यह भी एक परपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर। यह अति महत्वपूर्ण अंतर है। वे जीव जंतु जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से बनाते हैं स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं, परंतु परपोषी की बात करें तो वे जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं परपोषी जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो इस प्रकार के पोषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है और परपोषी पोषण में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और स्वपोषी पोषण में बात करें तो हरे पेड़ पौधे नील हरित शैवाल आते हैं और परपोषी के अंतर्गत मनुष्य जानवर पक्षी आदि जीव जंतु आते हैं। अब हम देखने वाले हैं मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण 5 चरणों में संपन्न होता है। नंबर 1 भोजन का अंतःग्रहण, नंबर 2 भोजन का पाचन, नंबर 3 भोजन का अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण और लास्ट 5वां है बहिक्षेपण। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भोजन का अंतःग्रहण मुख में होता है, भोजन का पाचन आमाशय में होता है, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, भोजन का स्वांगीकरण बड़ी आंत में होता है और जाता है अपचित भोज्य पदार्थ को। इस क्षेत्र में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। सर्वप्रथम भोजन मनुष्य मुंह में रखता है, फिर उसको आमाशय में पहुंचाता है और आमाशय में भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नीचे थ्योरी में पढ़ते हैं हम, इस प्रकार डायग्राम में भी समझ सकते हैं। इस प्रकार भोजन ग्रास नली के द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है और छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है तथा बड़ी आंत में जल का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे, सर्वप्रथम मनुष्य भोजन को मुख में रखता है, मुंह में दांतों की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। जीभ भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। अब यह भोजन ग्रसनी तथा ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यह भोजन ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत में प्रवेश करता है। जब यह भोजन ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत में प्रवेश करता है तो यकृत से यकृत रस निकलता है तथा अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। अब यह भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जल का पूर्णतः अवशोषण होता है। अपचित पदार्थ मलाशय में एकत्रित होते रहते हैं, जिसे हम समय समय पर बाहर निकाल देते हैं। और एक लाइन लिखना अति आवश्यक है कि इस प्रकार मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है दांत। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नंबर 1 कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। जिसमें अगर दांतों की कुल संख्या की बात करें तो 32 दांत पाए जाते हैं। 32 दांत पाए जाते हैं, जिसमें ऊपर वाले जबड़ा में 16 दांत तथा नीचे वाले जबड़ा में 16 दांत। जिसमें कृंतक और रदनक, अकचवर्णक, चवर्णक दांत याद रखने के लिए हम एक नंबर याद रखेंगे 21 और 23, और जिससे हम पता लगा लेंगे कृंतक दांत कितने जोड़ी पाए जाते हैं, रत्नक दांत कितने जोड़ी पाए जाते हैं, अकचवर्णक दांत कितने जोड़ी पाए जाते हैं, चवर्णक दांत कितने जोड़ी पाए जाते हैं। अगर हम ऊपर वाले जबड़े में बात करें तो कृंतक दांत 2 जोड़ी पाए जाते हैं, रत्नक दांत 1 जोड़ी पाए जाते हैं, अग्रचर्वणक दांत 2 जोड़ी पाए जाते हैं और चवर्णक दांत 3 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर टोटल संख्या में बात करें तो कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है, रत्नक दांतों की संख्या 4 होती है, अग्रचर्वणक दांतों की संख्या 8 होती है, चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है। इस प्रकार के चित्र में आप समझ सकते हैं कि इसको कृंतक दांत कहते हैं, इस आकार के दांत को रदनक दांत कहते हैं, इस प्रकार के आकार के दांत को हम अग्रचर्वणक दांत कहते हैं तथा इस प्रकार के आकार को हम चवर्णक दांत कहते हैं। सभी दांतों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कृंतक दांत का कार्य भोजन को काटना होता है और
रदनक दांत की बात करें तो भोजन को चीरना होता है। जबकि अगर हम अग्रचर्वणक दांतों की बात करें और चर्वणक दांतों की बात करें तो इन दोनों दांतों का प्रमुख कार्य भोजन को चबाना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और एक और बात ध्यान रखनी है, एक पेपर में यह क्वेश्चन भी आता है, दंत क्षरण किसे कहते हैं। तो दंत क्षरण में लिखेंगे दांत हमारा दो परतों से मिलकर बना होता है। इसके ऊपरी परत को एनिमल तथा निचली परत को डेंटाइन कहते हैं। और जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे मुंह में दंत क्षरण होने लगता है, अर्थात हमारी एनिमल परत क्षरण होने लगती है, जिससे हम दंत क्षरण भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो एक क्वेश्चन पेपर में यह भी आता है कि छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं। तो छोटी आंत में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बिली कहते हैं। बिली आप इस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे, इस संरचना को हम बिली कहते हैं। यह भोजन को अपशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण 5 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहले अमीबा भोजन को चारों ओर से घेर लेता है, फिर उसके चारों ओर विशेष कूटपादों का स्रावण करता है। फिर उसके बाद वह पचाने में भोजन को मदद करता है और उसका भोजन का प्रक्रिया आगे करके अपशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण करता है। इस प्रकार अमीबा में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्वसन किसे कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, आप फिर से बता रहे हैं, खाद्य पदार्थ से ऊर्जा की प्राप्ति को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं या कार्यविधि की बात करें तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन या वायु हमारी नाक में प्रवेश करती है। नाक से यह वायु ग्रास नली से होती हुई श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास नली आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, जो दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब वायु दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, जहां पर गुब्बारेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कूपकाएं कहते हैं। कूपकाओं का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, और इस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अगर हम बात करें तो श्वसन आपको हमने बता दिया है, दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। मनुष्यों में वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन दोनों प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं, परंतु जो एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं उनमें हमेशा अवायवीय श्वसन पाया जाता है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे ग्लूकोज का कोश का द्रव में एक क्रिया होती है, जिसमें पाइरूवेट अम्ल बनता है। पाइरूवेट अम्ल की क्रिया 3 प्रकार के से देख सकते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो हमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी ऊर्जा की मुद्रा या इकाई होती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। परंतु अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है दोबारा से, तो लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। लगभग 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है और यह श्वसन हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वायवीय श्वसन कहलाता है। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है अवायवीय श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट अंतर की बात करें तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तथा अवायवीय श्वसन कोश का द्रव में होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, लगभग 38 एटीपी, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है, 2 एटीपी। और एक बात ध्यान रखने योग्य है, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो रुधिर और लसिका में अंतर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, जबकि लसिका रुधिर वाहिनियों से रिसकर बाहर निकलता है। रुधिर का रंग लाल होता है, लसिका का रंग हल्का पीला होता है। अगर रुधिर की बात करें तो रुधिर में लाल रुधिर कणिका अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि
लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। रुधिर में बात करें तो प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि लसिका में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो पेपर में क्वेश्चन आता है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना बनाकर वर्णन करें। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बना देना है, या नीचे बने डायग्राम को भी बना सकते हैं। इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नंबर 1 दायां आलन, नंबर 2 दायां निलय, नंबर 3 बायां आलन, नंबर 4 बायां निलय। बीच में एक लाइन होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। इसके चारों तरफ एक परत पाई जाती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस वाले पाइप को महाधमनी तथा इस वाले पाइप को महाशिरा कहते हैं। हम थ्योरी क्वेश्चन समझते हैं अब। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग होता है, जो दोनों फेफड़ों के बीचों बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बायां आलन, नंबर 2 बायां निलय, नंबर 3 दायां आलन, नंबर 4 दायां निलय। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्यविधि की। तो सर्वप्रथम अशुद्ध रुधिर हृदय के बाएं आलंद में प्रवेश करता है। बाएं आलंद से यह रुधिर बाएं निलय में तथा बाएं निलय से यह रुधिर पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों की ओर चला जाता है तथा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर होकर मनुष्य के दाएं आलंद में प्रवेश करता है, दाएं आलंद से दाएं निलय में, और यह संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी आता है, रक्तचाप क्या होता है। तो रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर वाहिनियों पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लो ब्लड प्रेशर, नंबर 2 हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg और अधिक अर्थात हाई ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg। अगर रक्तचाप नापने की बात आए तो इस स्फिग्नोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप को मापते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन की परिभाषा। उत्सर्जन आप लोग आगे समझ चुके हैं, फिर से समझते हैं। शरीर से हानिकारक जैसे यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आदि को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग लगे होते हैं। नंबर 1 एक जोड़ी वृक्क, नंबर 2 मूत्र नलिका, नंबर 3 मूत्राशय, नंबर 4 मूत्रमार्ग। एक पेपर है अति महत्वपूर्ण, यह क्वेश्चन भी आता है, मनुष्य में यूरिन बनने की प्रक्रिया को समझाइए या नेफ्रॉन के बारे में बताइए, या मनुष्य के विक्राणु की संरचना का वर्णन करें। तो आपको लिखना है नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, जो रुधिर को छानने का कार्य करती है, और एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और हिंदी लिखेंगे उसमें। सर्वप्रथम अशुद्ध रुधिर रीनल शिरा के माध्यम से ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है। अशुद्ध रुधिर ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, जल आदि पाया जाता है, जो छनकर बोमन कैप्सूल में प्रवेश करता है। अब यह द्रव समीपस्थ कुंडल नलिका से होता हुआ हेमने लूप में प्रवेश करता है। हेमने लूप में इस द्रव का पुनः अपशोषण होता है। यह द्रव दूरस्थ कुंडल नलिका से होता हुआ संग्राहक नलिका में एकत्रित होता रहता है। संग्राहक नलिका मूत्राशय से जुड़ी होती है। अब यह द्रव मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, जिसे मूत्रमार्ग द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके नीचे एक लाइन अवश्य लिखें। इस प्रकार मनुष्य में यूरिन बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और यह पाठ खत्म होता है। एक लास्ट हेडिंग और बची है, कृत्रिम अपवहन। जब मनुष्य के वृक्क या किडनी सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो हम उसे कृत्रिम अपवहन कहते हैं।